अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारी कल टेस्ट कंडक्ट हुई थी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैं जल्दी से थोड़ा रिवीजन दे देता हूँ क्योंकि इतनी मुश्किल टेस्ट थी नहीं। वो जो एक्सप्लेनेशन आपको जहाँ चाहिए होगी वो मैं दे दूँगा। और मैंने यहाँ पे साथ साथ एसटीपी का बुक भी रख दिया है ताकि मैं आपको रेफरेंस भी दे सकूँ। ठीक है, तो आप वो चीज़ वहाँ पे ढूंढ सकें। अच्छा, एक चीज़ आप ये फाइनली नोट कर लें कि स्टूडेंट रिव्यू जो है ना, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड नहीं करते हैं। सारी टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से बनाई थी, तो कुछ पॉइंट्स आप मिस कर गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो उस पर ध्यान दें, उसको माइनर ना समझें। तो चलते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू था वो तो था एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर शेप ऑर्बिटल से को डिस्क्राइब करता है। तो ये तो सबको ही पता है, थ्योरी है एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, ये दूसरा नंबर एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिकली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स इन एयर वी गेट। अच्छा, यहाँ पे जो हिंट वर्ड है ना वो प्रैक्टिकली है, तो आपने ये वर्ड को देखना है। अब यहाँ पे जो है ना, हमने इसमें आप एसटीपी टेक्स्ट में देखें कि suppose we want to calculate the mass of carbon dioxide found when the mass of carbon burns in air, we know the equation for the reaction। ठीक है, in actual practice, ठीक है, ये प्रैक्टिकली कह रहा है कि it is possible that we get less carbon dioxide than the calculated mass। this is because the given mass of carbon also form the carbon monoxide in addition to carbon dioxide। यहाँ पे क्या हो गया, साइड रिएक्शन हो गया। जो स्टोइकियोमेट्रिक हमारी कैलकुलेशन होती है उसमें हम क्या अजम्पशन लेते हैं कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होता है और रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है वो भी बनता है और मोनोऑक्साइड है वो भी बनता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा है कि प्रैक्टिकली, ये नहीं कि एक्चुअल में क्या बनता है, तो दोनों चीज़ें बनती हैं, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, who discovered that EM ratio of positive is dependent upon the gas present in the Crookes tube। तो ये क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है आपका, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि जो जे थॉमसन था उसने ये बताया था। ठीक है। अच्छा, ये नीचे आ जाएं, इसमें ये लिखा हुआ है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड दैट पॉजिटिव, यहाँ से अपने ईएम डिपेंडेंट अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द क्रॉस ट्यूब। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये पॉइंट आप नोट करें, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करते जाएं आप, अगर आपने नहीं की हुई अभी तक। स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, ये आपको पता है, एस जो है वो है एस ऑर्बिटल। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस 3.4 eV, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, जनरली पॉजिटिव में होती है। और तो इसकी जो ये तकरीबन, इसको हम अगर पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करें तो काइनेटिक एनर्जी इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, तकरीबन सेम वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, तो आप इसे नेगेटिव साइन को हटा दें तो ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव रहेगी। बाकी इसमें बस यही होते हैं, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आए ना, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप यही कर दें। अच्छा, ये ए मोल इज डिफाइंड एज, तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशन जो है वो मोल की हैं, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, मोल की डेफिनेशन। ठीक है। आप यहाँ पे मोल पे आ जाएं बुक में अपने भी, ये पढ़ा है मोल। ए मोल डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम्स मॉलिक्यूल साइंस। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू हो गया। अच्छा, ये आपको पता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्पेरिकल फार्मूला। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पूरा फार्मूला होता है, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6। और जो जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला इसका जो वो ये हो जाएगा सिंपल रेशियो वाला। उसके बाद जो वो आप आ जाएँ, वाई एटम इन एक्साइटेड स्टेट आर स्टेबल। तो स्टेबल नहीं होते एक्साइटेड स्टेट में, ये तो अनस्टेबल होते हैं। तो ये सारी स्टेट में जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। हाई एनर्जी होती है अनस्टेबल स्टेट में, हाई एनर्जी होगी तो एटम जो अनस्टेबल होगा, लो एनर्जी होगी तो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या करा है कि वाई एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट आर स्टेबल, तो स्टेबल होते ही नहीं है एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाए विच ऑर्बिटल हैज लोएस्ट एनर्जी। जाहिर सी बात है, जो ऑर्बिटल जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका 4f बहुत ज़्यादा दूर है बाकी से, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बाकी आप नीचे आ जाएं, विच विल वेट मोर, ओबियसली जिसका वेट मोर, आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे सबका, इसका 44 होगा, इसका 32,
एंड इसका 28, इसका 48, तो ये इसकी दो मोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 48 तकरीबन जो है वो 100 तक पहुँच जाएगा ये। अच्छा, 1 mu इज इक्विवेलेंट टू, ये तो आपको पता ही होगा, 1.67 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज दी हुई है इवन ग्राम में भी, तो ये नहीं हो सकता, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है mu की, वो बिल्कुल नेगेटिव होगा, नेग्लिजिबल वैल्यू होती है उसकी। अच्छा, हाइड्रोजन एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, ये तो आपको पता ही होगा। मैच द ऑर्बिटल विद देयर शेप, शेप आपको पता है जो एस ऑर्बिटल है वो जो स्फेरिकल है, और जो आपका पी ऑर्बिटल है वो क्या है, डम्बेल शेप है, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल, एफ कॉम्प्लिकेटेड शेप का। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, अब क्रोमियम और कॉपर हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो 4s1 जो इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है डी ऑर्बिटल में, ठीक है, ये रूल है। और क्योंकि इसका जब 3d अगर 4 आ जाए या 3d 9 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से जंप करके डी में जाएगा, ठीक है, और एस में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है, 3d4 हो या 3d9 हो, तो उसका एस ऑर्बिटल जो पीछे वाला ऑर्बिटल होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इनमें आ जाएगा, तो ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी को पता ना हो, वैसे तो आपको पता ही होगी। जब उसके बाद आ जाए तो 250 ग्राम ऑफ आयोडीन, 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3। अगर 254 ग्राम ऑफ आयोडीन यानी कि I2 और Cl2, 2Cl2, क्योंकि इसका 35.5 ग्राम इसका मालिक्यूलर मास होता है, तो इसके 4 एटम हो जाएंगे, यानी कि 2 मालिक्यूल क्लोरीन गैस के। तो 2Cl2 प्लस I2 कितने बनाएंगे, एक तो जाहिर सी बात है एक ICl बनाएगा और दूसरा ICl3 बनेगा, तो इनका एक एक मोल बनेगा, तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक जो जो भी है इक्वेशन वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, नीचे आ जाएं आप। मोलर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स भी हम एक्सप्रेस करते हैं, वेट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि जो एसटीपी का वॉल्यूम हम लेते हैं 2.4 डी एम क्यूब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और वेट में भी हम कैलकुलेट करते हैं, हर मालिक्यूलर मास होता है हर गैस का, तो दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, विच के नॉट बी एम्पिरिकल फार्मूला, आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, सीधा सीधा है, क्योंकि इसमें जो C5H10 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। और बाकी NH3 ये क्योंकि होल नंबर रेशो नहीं है इसमें, तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा आगे सिंपलेस्ट फार्मूला में, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फार्मूला ही है, ये कन्वर्ट होगा CH2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, ये तो कन्वर्ट नहीं होगा आगे। अच्छा, ये भी, ये NaCl आपको पता है इसमें जो क्लस्टर्स होते हैं और आयन सराउंड करते हैं, तो इस वजह से ये ऑलरेडी एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जो कहते हैं। अच्छा, मोल रेशियो फॉर रिएक्शन ऑब्टेन फ्रॉम, मोल रेशियो जाहिर सी बात है हम किसके लेते हैं, कोफिशिएंट जो होता है आगे रिएक्शन में, आगे जो भी कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उसका ही हम मोल रेशियो लेते हैं। जैसे ये हो गया 2 कोफिशिएंट हो गया, इसके आगे इसके जिंक के आगे जो एक कोफिशिएंट है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एल शेल ऑफ एटम्स, ऑर्बिटल का नंबर मालूम करने के लिए हम एन स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, तो एल जो है वो सेकंड ऑर्बिटल है, तो 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ठीक है। The presence of one electron each in the 3 2p sub shell of nitrogen explained by, अच्छा, 3 2p सब शेल यानी कि px py pz, तो ये डीजेनेरेटर ऑर्बिटल है, और इनके इनको जो रिलेट करती है या इनको जो एक्सप्लेन करती है इनकी फीलिंग को, वो थ्योरी हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिटी है, तो वही एक्सप्लेन करती है इनको। बाकी तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो क्वांटम थ्योरी को फिक्स करता है, बाकी पाली एक्सक्लूजन ये भी जो है वो स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी वही बताता है, बोर थ्योरी क्वांटम थ्योरी है, तो ये सब बाकी सारे नहीं हो सकते। हंस रूल जो वो डी जनरेटर ऑर्बिटल जो होते हैं ना उनको वो किस तरह से फिल होंगे उनकी फीलिंग को बयान करता है, ठीक है। डी जनरेटर ऑर्बिटल फिल अकॉर्डिंग टू ये थे जितने ये एमसीक्यूज भी आ गया, ठीक है। पालिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्पिन के बारे में बताता है,
n+l रूल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी कि अगर n+l रूल की वैल्यू जो वो क्या जब होगी तो इलेक्ट्रॉन वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, ये बताता है, ये चीज़ बताता है सारी। और अफबा प्रिंसिपल आपको पता है कि वो एक बिल्डिंग टाइप जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उस उससे उसके बारे में बताता है। और हर्ट्ज़ रूल जो है ना वो डीजेनरेटर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि डीजेनरेटर ऑर्बिटल अगर होंगे तो पहले वो सिंगल होंगे, फिर वो जो डबल होंगे और उनकी स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होगी। क्वांटम वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल्स, आपको पता है कि जो भी ऑर्बिटल के आगे से जो भी वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है 2, और n-1 जो है वो ये किसकी वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है। 1 मोल ऑफ ईथेन हैव एन इक्वल, अच्छा ये नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि जब इथेनॉल हम लेंगे तो उसमें एटम कितने आ जाएंगे, इथेन का जो वो उसमें आई थिंक ज़्यादा एटम्स होंगे, और इथेन में कितने होते हैं, C2H6 होते हैं, तो 8 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कितना होता है, इसमें था C2H5OH, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एटम्स हो जाएंगे। तो आपको इसमें जो है वो नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बराबर नहीं होंगे जब एटम्स ही बराबर नहीं है। मास इनका वैसे अल्कोहल का ज़्यादा होगा, इसमें 2 कार्बन आ जाते हैं और फिर 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो मास भी इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चूँकि सिर्फ हम Na लेते हैं तो वही होगा सिर्फ मोल इनटू Na। If compound containing 50% of element A having atomic weight 10 and 50% of element B having atomic weight 20, then its simplest formula is, अच्छा इसका सिंपलेस्ट फार्मूला आपको पता है, अच्छा ये चीज़ समझें, ये चीज़ बहुत आसान है। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपकी परसेंटेज है ना उसको आप देखें, 50% ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, या तो इसको कंसीडर करें, ठीक है, या जो बी की परसेंटेज है उसको कंसीडर करें, दोनों में से किसी एक को कंसीडर करें आप, और दोनों का वेट भी नोट करें, इसका 10, ए का 10 है और इसका 20 है। अब इन ऑप्शंस को चेक करें कि किसमें परसेंटेज ए की जो है वो 50 आती है। अच्छा वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप ऐसे चेक करोगे, ठीक है, अगर ए बी फार्मूला है ना तो ए का एटॉमिक वेट कितना है, क्योंकि परसेंटेज हम ए की मालूम कर रहे हैं, तो हम उसका जो वो मॉलिक्यूलर वेट या एटम वेट आप जो भी कहें तो वो लेंगे, तो ए का यहाँ पे कितना दिया गया है 10, ठीक है, 10 को डिवाइड करें इस कंपाउंड के टोटल जो है ना वो मास है, टोटल मास इसका कितना हो जाएगा, ए का 10 है और बी का कितना है 20 है, तो टोटल कितना हो गया 30, 10 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, ठीक है, क्या ये 50% आएगा, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 33% आएगा, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा A2B, इसमें A2 के दो एटम्स हैं, तो इसका मास कितना हो गया 20 हो गया ऑब्वियसली क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, 20, और इस पूरे कंपाउंड का मास कितना होगा 20 A2 का, और B का भी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, तो 20 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, तो ए का 50% किस में आया, बी में आया, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये भी सेम इसी तरह से आपने करना है, ठीक है ना, इसमें दोनों का वेट दिया गया है, ए का एटम वेट 50% है, बी का जो एटम वेट 16 है, और इसमें जो कंपाउंड परसेंटेज ए का दिया गया है, तो ऊपर वाले में भी हमने सिर्फ ए का ही कंसिडर किया था, बी को तो हमने देखा ही नहीं, तो वो हमारा हल हो गया था। अगर आप इसको परसेंट निकालोगे A2B3 की 75.8% ए की इसमें आएगी। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाएं, which role is violet in the following electron configuration of nitrogen, ये आपको पता है कि यहाँ पे ये तीन दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि Px2 फिल हो गया है और Pz में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि सारों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे हर्ट्ज रूल जो डीजेनरेट ऑर्बिटल की फिलिंग के बारे में बताता है वो वायलेट हो गया है। पाली क्यों नहीं हुआ, पाली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनकी स्पिन के बारे में कुछ भी वायलेशन नहीं है, वैसे यहाँ पे दिखाई भी नहीं गई है। एफ का प्रिंसिपल वो तो कहता है बिल्डिंग बिना 1s2 भी ऐसे फिल करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो भी इतना वायलेट नहीं हुआ। एन प्लस एल रूल भी फॉलो हो रहा है क्योंकि 1s2 में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s2 में गया, फिर 2p में गया, ठीक है, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलिंग हुई है। लेकिन हर्ट्ज रूल क्यों वायलेट हुआ, वो इसलिए कि ये बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है वो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर जो वो डबल उनकी होगी, डबलिंग होगी, तो ये वायलेट हो गया हर्ट्ज रूल यहाँ पे।
अच्छा, सम आइटम मास ऑफ ऑल द आइटम्स इन वन फार्मूला यूनिट। ठीक है, इन वन फार्मूला यूनिट में आ गया तो ये कंपाउंड को जो है ना शो करता है, तो ये फार्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, the study of relation between the amount of reactant and product in chemical reaction। chemical reaction में जो हम reactant की और product स्टडी करते हैं, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट डिटरमिनेशन अप्लाइड फॉर, ये आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना पड़े। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, again reversible reaction, the reaction go to completion in the direction of the arrow until one of the reactant will have limiting reactant is consumed entirely and the reaction stops। ठीक है, अब जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जब एक लिमिटिंग रिएक्टेंट था उसमें खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, अब जो इक्वेशन बैलेंस होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो वापस चेंज होगी रिएक्टेंट में जब तक इक्विलिब्रियम पहुंच ना जाए। तो ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट एप्लीकेबल नहीं रहता रिवर्सिबल रिएक्शन में, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन में। और बाकी जो बुक में लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्शन गो टू कंप्लीशन, ये वापस तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो वो अब क्या होगा, आगे ही जाएगा। अब आगे जाएगा तो रिएक्टेंट जब खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही एप्लीकेबल है, बाकी में नहीं। पूछा तो फॉलोइंग एम्पिरिक फार्मूला, ये तो आपको पता ही होगा, CH4 सिंपल रेशियो है यहाँ पे, बाकी सारे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ये अभी फर्दर कन्वर्ट होगा, ये भी फर्दर कन्वर्ट होगा, ये भी फर्दर कन्वर्ट होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये अलग सिंपल रेशियो है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन, अच्छा ये स्टूडेंट को बहुत सारों ने गलत किया तकरीबन। इट स्टैंडर्ड 1 ounce मोल, अब ये वर्ड है, हिंट वर्ड होता है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट वर्ड होता है। आप एनी गेस आखिर वाले में आप सारे डीएम क्यूब करके आएंगे, लेकिन डीएम क्यूब इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम ही चेंज हो गया, ये ऐसा सिस्टम नहीं है, ये इंपेरियल सिस्टम है। ठीक है ना, इसमें जो बहुत ज़्यादा कम वेट के जो चीज़ें होती हैं, जैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, उसको मालूम करने के लिए ये यूनिट यूज़ किया जाता है अमेरिकन इंपेरियल सिस्टम में। अच्छा, ये मैंने कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं उठाया, ये आपकी बुक की लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप हमें यहाँ पे ही मिल जाए। वॉल्यूम और रिलेशनशिप में कहीं था। हाँ, ये पढ़ा है ना। It is a mathematical coincidence that 1 ounce mole of any gas at standard temperature and pressure occupies the volume of 22.4 dm cubic feet। ठीक है ना, तो 1 ounce मोल ऑफ एनी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 क्यूबिक फीट, यानी कि फुट के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये इम्पेरियल सिस्टम है, ये यूनिट है। ठीक है, बाकी आपको अगर डिटेल में चाहे तो आप सर्च कर रहे हैं, 1 ounce मोल तकरीबन आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, ये 27 ग्राम या 24 ग्राम के बराबर होता है। फिर से आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है। इन ऑर्बिटल के नेवर ऑक्यूपाई, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, ये आप नोट कर लें बात, दो से ज़्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। ऐसा हो सकता है कि ऑर्बिटल खाली हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दो हों, लेकिन तीन कभी नहीं जा सकते, दो तक इसकी जो वो लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो ये आप ज़हन नशीन कर लें। The Goldstein observed and explained that rays consist of charge equal to E integral multiply of E, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के लिए लिखा हुई है ये लाइन, आई थिंक आपने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ी, क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है आपकी। ये पॉजिटिव रेज का एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, मैंने ये एक ही जो है ना एक्सपेरिमेंट उठाया था, क्योंकि यही आपके सिलेबस में था, PMDC को मैंने फुल फॉलो किया है, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे कि बता कुछ और रहे हैं और देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज which are either equal or some integral multiple of the electronic charges दी। ठीक है,
पॉजिटिव चार्जेस जो वो होते हैं जो कि या तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के इक्वल होते हैं, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, या सब उसके कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, यानी कि 1e 2e 3e 4e ऐसे। चूज द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये भी आपकी बुक की लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, पार्टिकल हैज मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से हेवियर है, ठीक है। जाहिर सी बात है, प्रोटॉन अगर 1836 टाइम्स हेवी है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जो 1836 टाइम लाइटर हो जाएगा प्रोटॉन से, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 एक्सिस बनते हैं, एक्स जेड और वाई, ठीक है, तो तीनों की जो है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, तो अवे फ्रॉम द नोडल प्लेन अलोंग द 3 एक्सिस इक्वली, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। Positives were described by the Goldstein when one mole of each carbon burned completely in air, which gives the largest mass of carbon dioxide. Obviously, जिसमें कार्बन के एटम ज़्यादा होंगे वही कार्बन डाइऑक्साइड का मास वही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में तो एक कार्बन होता है, ईथेन में 2 आ जाते हैं, मीथेन में 1, ग्रेफाइट में 1, कोक में 1। ग्रेफाइट को कार्बन का ही फॉर्म है जनरली, इसमें एक एक जो एटम होता है, लेकिन ईथेन में 2 आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अच्छा, by heating half mole of limestone we can get how many grams of carbon dioxide, ये तो इजी बात है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बन होता है जिसका 100 जो वो मॉलिक्यूलर मास है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसको हम हीट करेंगे तो 1 मोल अगर इसका हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल मिलेगा, तो 44 100 ग्राम जब हम लाइमस्टोन की हीट करेंगे तो हमें कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, 44, ठीक है। तो अगर हम हाफ मोल यानी कि 50 ग्राम अगर हम हीट करें तो हमें 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन यही है 28 ग्राम, ये आपने सही कर लेना था, ठीक है, बाकी सारे बहुत दूर है। तो बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर 22 ही आएगा, 28 नहीं आएगा। वाली मॉड्यूलेशन और गवर्नड बाय, ये स्टूडेंट पूछ रहे थे, यहाँ पे बुक की लाइन है, मैंने कहीं से भी आउट ऑफ नहीं उठाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये क्या है? Gases react in volumes and relationship between volumes of gases in a chemical reaction is governed by Gay-Lussac's law of combining volumes, ठीक है। तो ये Gay-Lussac जो लॉ है उसी के वही गवर्न करता है कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगी वॉल्यूम टू वॉल्यूम तो उनका रिलेशनशिप क्या होगा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। What is the amount of water produced when 8 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen? Obviously, 8 gram of hydrogen means 4 molecules of hydrogen gas and 32 1 gram, sorry 1 molecule of oxygen gas, तो कितना हो जाएगा? Obviously 2 मोल्स हो जाएंगे। Calculate the volume of carbon dioxide gas produced at standard condition। अच्छा, ये स्टूडेंट ने वॉल्यूम आप यहाँ पे पूछ रहा है तो आपने यहाँ पे डीएम क्यूब क्यों कर दिया है भाई, डीएम क्यूब नहीं होगा ना, जब वॉल्यूम पूछ रहा है तो ऑब्वियसली सॉरी ग्राम क्यों कर दिया है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपने डीएम क्यूब भी करना है ना, तो आपने 28 तो किया है लेकिन 28 ग्राम नहीं होगा, वॉल्यूम डीएम क्यूब भी हमें रहते हैं। तो ये आप ऑप्शन सोच समझ कर फोकस के साथ टेस्ट किया करें, ऐसे नहीं किया करें कि पहला ही ऑप्शन दिखा तो आपने उसको टिक मार दिया, इससे गलत हो जाएगा आपका। ये आपको किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो दे सकती है। अच्छा, ये हो गया। नो टू इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स, दिस इज नोन एज पॉलीज एक्सक्लूसिव दिस ऑब्वियसली। वो चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये चीज इस पे आ जाए थोड़ा, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, बिल्कुल सही बात है। N2 में 28 ग्राम ही नाइट्रोजन गैस होती है। तो 1 डीएम क्यूब 1 मोलर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ NaCl का 1 मोल ऑफ क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। अगर NaCl को हम डिसॉल्व करें तो हमें 1 मोल ऑफ सोडियम मिलेगा, 1 मोल ऑफ क्लोरीन मिलेगा। 20 ग्राम कार्बन गैस कंटेन 1 मोल ऑफ एटम्स, बिल्कुल 12 ग्राम का ही मोल होता है कार्बन गैस का, तो कोई भी चीज़ इसमें इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। While calculating chemical reaction, what important assumptions are made? आपके बुक में लिखा हुआ सिंपली, ठीक है ना, दो ही इंपॉर्टेंट assumptions हमें कहते हैं कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होगा
और रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था। ये इम्पोर्टेंट assumptions आ गए ना दाब के दो, तो यही दो assumptions हैं कि एक जो रिएक्टेंट कम्प्लीटली चेंज होगा प्रोडक्ट के अंदर और कोई भी साइड रिएक्शन इसमें नहीं होगा। According to Aufbau principle, the electrons are added first to the orbital। जाहिर सी बात, पहले जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा 1s, ये से हो गया, उसमें आएंगे फिर 2s 3s ऐसी बिल्डिंग की तरह, यानी कि लोएस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ बिल्डिंग होगी। Answer is that when electrons in the same sublevel they are singly occupied with same spin। ऑब्वियसली जब सेम सब लेवल एंटर होते हैं, जैसे कि टू पी ऑर्बिटल अगर एंटर होंगे तो वो पहले सिंगली फिल होंगे सेम स्पिन के साथ, यानी कि अगर सारों की क्लॉकवाइज है तो सारों की क्लॉकवाइज फिलिंग होगी। ठीक है, तीनों की फिर जो वो अपोजिट स्पिन आएगी। इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द अंडर इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया ऑफ प्रिंसिपल। 48 when f 4f orbital complete the entering electron goes into 5d। ये तो सिंपली जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो है। और 0.36 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये ईच प्रोड्यूस का एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? Al2O3। ठीक है, और अब इसमें इक्वेशन में क्या आता है? ठीक है, इक्वेशन में क्या आता है? जब 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? Al2O3, इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? ऑब्वियसली 2 बनेंगे, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनी है, आप इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि 0.36 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ इसके भी 0.36। ठीक है, और इसके भी कितने हमने लिए हैं ये ऑक्सीजन के, इसके भी 0.36 लिए हैं। ठीक है, तो कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा? अब जाहिर सी बात है, जब हम 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने मालूम करना है कि कौन सा हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है, हमें मोल्स किसके ज़्यादा चाहिए होंगे? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के मोल ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि इसके ऑक्सीजन के तो 3 मोल चाहिए, तभी 2 मोल के इसके बन रहे लेकिन एल्यूमिनियम के 4 मोल चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की जो है वो अमाउंट है वो इक्वल दी गई है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के ओरिजिनल रिएक्शन में हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों के इक्वल हैं तो एल्यूमिनियम पहले ही कंज्यूम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की बुनियाद पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, सॉरी एटम मिलते हैं जब, तब क्या बनता है? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिलता है। लेकिन अगर हम 0.36 लेंगे तो कितने बनेंगे? आप ऑब्वियसली इसका हाफ, कि यहाँ पे 4 से 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 0.36 से कितने बने? 0.18 ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। एनर्जी ऑफ एटम ऑर्बिटल इन गिवन शेल इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, जाहिर सी बात है पहले एस पी डी एफ, ये जैसे जैसे दूर ऑर्बिटल जाएंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर थे इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी। अगर मुझे और भी टेस्ट का टाइम मिला तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। वैसे सीरीज में हमने बताया तो नहीं था कि हम एक्सप्लेनेशन देंगे ऐसी कोई चीज़, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे थे और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, तो मैंने दे दी, फ्री भी था मैं आज। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़, आप अच्छा पढ़ें।